नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। इसका चैप्टर जो पहला है जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, यानी कि इस चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये है पार्ट 1 और इसके बाद एक आएगा पार्ट 2 जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बातें क्या है चलिए वो समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यही है कि समय काल को समझना। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है कि समय काल समझ नहीं पाते वो सही तरह से। ठीक है, तो देखो हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। देखो, हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहीं पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि 2600 के बाद तो 2700 आना चाहिए, 2800 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घट क्यों रहा है, 1900 क्यों आ रहा है? तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो ईसा मसीह थी ना, देखो ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया। ठीक है, यानी इस समय से समय की शुरुआत मानी गई। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के समय को 0 माना गया है। और ईसा मसीह के जो पहले का समय था उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। और यानी देखो इंग्लिश में कहते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और इसका आधुनिक नाम है BCE यानी बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईसवी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम AD कहते हैं यानी एनो डोमिनी, और इसका आधुनिक नाम है C यानी कॉमन इरा। ठीक है, इसका आधुनिक नाम है। तो आखिरकार ये समय घट क्यों रहा है वो मैं आपको समझ रहा हूँ। देखो देखो ये 3000, देखो यहाँ पे क्या है ना, ईसा पूर्व में जो समय घटते हुआ आता है। ठीक है, 3000 के बाद 2000 आएगा, 1000 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे समय बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखो यहाँ पे 2600, मान लीजिए 2600 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2600 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, उस 2600 से 1900, तो 1900 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के समय काल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जो ईसा पूर्व होता है ना तो उसमें समय घटता है। देखो यहाँ पे ईसा पूर्व लगा हुआ है ना, तो यहाँ समय घटेगा, 2600 से 1900 आएगा। लेकिन जो ईसवी होता है उसमें समय बढ़ेगा, 1000 के बाद 2000 आएगा, फिर 3000 आएगा, ऐसे समय बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय उसको ईसवी ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, यानी जो ईसा मसीह है इसके जन्म से पहले का जो समय उसको ईसा पूर्व, और इसके जन्म के बाद का जो समय उसको ईसवी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समय काल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना इसका केंद्र बिंदु हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, पूरे चैप्टर में आप ये जान लो कि हर एक चीज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ का रहन सहन कैसा था, लोग कैसे थे, कैसा व्यापार होता रहा, मतलब हर एक चीज जो है ना हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा टॉपिक यही बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज कैसे हुई, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो लगभग आज से 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, पंजाब जो स्थान है वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिल गया। कुछ जो इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पा का पुरास्थल मिल गया। ठीक है, यह स्थान आधुनिक, देखो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक, यहाँ पे आधुनिक आएगा, प्राचीन नहीं आधुनिक आएगा। ठीक है, आधुनिक, यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आज से 160 साल पहले भारत जो है वो एक था। उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में जो है भारत का बंटवारा हो चुका है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान के साइड में कुछ जो पंजाब का कुछ हिस्सा है, जैसे जब हमारा भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया और कुछ हिस्सा भारत के क्षेत्र में रह गया। ठीक है, तो जो हिस्सा पंजाब के क्षेत्र में चला गया तो वहीं पर जो है जो इंजीनियर थे उनको हड़प्पा पुरास्थल मिला। ठीक है, उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया, जो भी हमारे कर्मचारी थे, इंजीनियर थे जो खुदाई कर रहे थे, उन्होंने इसको खंडर समझ लिया। ठीक है, उन्होंने समझा कि ऐसे कोई क्षेत्र है, खंडर है, कोई काम का नहीं है। और यहाँ की हजारों ईंटें, आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारी ईंटें मिली, तो उखाड़ कर यहाँ से ले गए। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। ठीक है, ये जो ईंटें थी उसका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी, लेकिन वो ये भी नहीं जान सके, लेकिन वो ये समझ नहीं सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। ठीक है, वो महत्व नहीं समझ सके कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे है या नहीं, वो समझ नहीं सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंजीनियर थे वो समझ नहीं पाते, लेकिन आगे जो है
कुछ विद्वान आते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, खोज करते हैं, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलती है। ठीक है, अब इसकी खोज होती कैसी है वास्तविकता में, यानी कैसे कौन कौन से विद्वान के नेतृत्व में कैसे खोज होती है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो देखो जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल कौन थे, तो देखो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, भारत का जो पुरातत्व विभाग होता है उसके डायरेक्टर जनरल थे कौन, जॉन मार्शल। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में देखो जॉन मार्शल को लगा कि इतने सारे ईंटें मिल रही है तो ये तो कुछ आम बात है नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो इन्होंने 1921 में दयाराम साहनी, देखो 1900 इनके नेतृत्व में 1921 में एक व्यक्ति से जिनका नाम था दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करवाई और इनको ये जो हड़प्पाई मोहर है ये मिल गई। ये मोहर क्या, कौन सी है, हड़प्पाई मोहर है। ठीक है, उनको ये हड़प्पाई मोहर मिल गई। फिर 1922 में दूसरे व्यक्ति से जिनका नाम था रखालदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई करवाई, उनको भी हड़प्पा मोहर मिल गई। तो आप भी समझो जब दो स्थान पर एक ही जैसा मोहर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता के होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी। ठीक है, जॉन मार्शल जी जो थे उन्होंने देखा कि हड़प्पा नामक स्थान पर भी वही मोहर मिली, मोहनजोदड़ो में वही मिली, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखो सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति से जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण, देखो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे कौन, जॉन मार्शल। ठीक है, फिर 1901 इनके नेतृत्व में 1921 में एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करवाई और हड़प्पाई मोहर मिल गया उनको। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो पर खुदाई करवाई, उनको हड़प्पाई मोहर मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो मोहर दो जगह मिला था तो सब समझे कि संस्कृति इनकी समान होगी, तो यही है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आप ही समझो दो जगह मोहर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति समान होगी। ठीक है, और इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे क्या मैं आपको यही समझाता हूँ। देखो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, देखो इसका कारण यही है कि देखो सबसे पहला स्थल क्या था, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे अधिक पूरा स्थल कैसे कहते हैं, ऐसे स्थल जहाँ पे पुराना स्थल। ठीक है, मान लो ए और बी स्थान है, ए स्थान अभी बना है, बी स्थान बहुत पुराना है, तो इसको हम पूरा स्थल कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था ये पूरा स्थल था, लेकिन हड़प्पा जो है ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो पूरा स्थल था। ठीक है, सबसे प्राचीन स्थल था मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खोज के बारे में पता चल गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई, हड़प्पा खोजा, 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज करी और 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने घोषणा कर दी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो चुकी है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर बिल्कुल ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यदि ध्यान से समझोगे तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। देखो हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है ये समझते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो था उसका समय काल क्या है, तो देखो आप 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय काल, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रही। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, देखो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा था। ठीक है, यानी सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और यह सिंधु नदी किनारे बसी थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये सिंधु नदी मान लो है, इसके किनारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत का जो क्षेत्र है ये बसा हुआ था। तो चूंकि ये सिंधु नदी किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसलिए उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके दो नाम है, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है निर्वाह के तरीके, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जीवन अपना कैसे जीते थे। ठीक है, निर्वाह का मतलब होता है अपने जीवन को जीना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन को जीने के लिए क्या करते थे, ठीक है, तो उसको समझते हैं। पहला हमारा कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार और चौथा शिकार। ठीक है, अब इन सभी के बारे में आपको आगे बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। पहले समझते हैं हम कृषि के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे। ठीक है, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि उगाते। आपको याद रखना चावल जो है ये बहुत कम उगाते थे। ठीक है, बहुत कम उगाते थे, बहुत कम उगाते थे। ठीक है, चावल जो है वो बहुत कम उगाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये लोग गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे इत्यादि उगाते थे। ठीक है, तो ये लोग कृषि करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, और पशुपालन भी करते थे। ठीक है, जीवन निर्वाह का मतलब ये कि जीवन जीने के लिए, जैसे मान लो आज के आधुनिक समय में मनुष्य क्या करता है, जॉब करता है, कोई कार्य करता है, कुछ ना कुछ करता है ना अपने जीवन को जीने के लिए।
तो उस ये तो आज के समय की बात हो गई, लेकिन प्राचीन समय में तो इतनी सुविधा थी नहीं। तो उस समय में जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या करते थे, उसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। पशुपालन यानी पशु को पालना और उससे कुछ धन की प्राप्ति करना, ठीक है। तो देखो हड़प्पा से स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई। हड़प्पा जो स्थल थे वहां से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि यह लोग जानवरों को पाला करते थे, ठीक है। मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, ठीक है, ये इन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, ठीक है। अब व्यापार, ठीक है। देखो व्यापार भी जीवन निर्वाह का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। आप याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत बड़े, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इधर भारत में, जम्मू कश्मीर के साइड पूरा, मतलब बहुत ही बड़ा क्षेत्रीय विस्तार हड़प्पा सभ्यता का था, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा विस्तार से क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक ये फैली हुई थी, वो आगे देखेंगे, ठीक है। आगे आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर विश्व के अन्य सभ्यताओं में मिली है। आप ही समझो, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वो अन्य सभ्यताओं में मिली, तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच व्यापार होता होगा, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिक सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ठीक है। यानी समझो कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर थी ना, वो मेसोपोटामिक सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में, दोनों सभ्यता में मिली है। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ सीधा से यही है कि इन दोनों की सभ्यताओं के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता होगा, ठीक है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विश्व की अन्य सभ्यताओं से होता होगा, ठीक है। अगला था हमारा शिकार, ठीक है, ये भी जीवन निर्वाह का एक तरीका था। हड़प्पा स्थलों से मछली तथा पक्षियों की हड्डियां प्राप्त हुई है, ठीक है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो जानवरों का मांस खाते थे। अब आता है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कृषि की टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी हड़प्पा सभ्यता में, वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि आज के समय में क्या है, ट्रैक्टर है, सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल है, और पाइप है, मशीन है, मोटर है। लेकिन जो आधुनिक प्राचीन समय में तो ये सब कुछ था नहीं। तो उस समय प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीक, उस समय खेती किस प्रकार से की जाती थी वो समझते, ठीक है। पहला हल, दूसरा जुताई, तीसरा कृषि औजार और चौथा सिंचाई। अब इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहले समझते हैं हल को, ठीक है। तो देखो इतिहासकारों को चोलिस्तान एक जगह है और बनावली जो हरियाणा में है, वहां से मिट्टी के बने हल के प्रारूप मिल गए, ठीक है। इतिहासकार जो थे उनको मिट्टी से बने एक हल के प्रारूप मिल गए। इससे यह अनुमान लगाया गया कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी, ठीक है। अब आता है जुताई, ठीक है। तो देखो एक वृषभ बैल का चित्र मिला है, अब मैं बताता हूँ क्या है। देखो हड़प्पाई मुहर में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। हड़प्पा की जो मुहर है उसमें वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया, जो इतिहासकार थे उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो खेत को जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, ठीक है। उन्होंने अनुमान लगाया, क्योंकि देखो आज से आप मान लो उस समय में जब हड़प्पा सभ्यता का समय काल था, तो आज से लगभग मान लो 5,000 साल पहले ना तो हम थे, ना तो आप थे, ना तो इतिहासकार थे, कोई था नहीं। तो किस प्रकार से हम, आप ही सोचो कि इतिहासकार कैसे पता लगाता है। आप बड़े हो गए हो, आप 12th क्लास में आ गए हो, ठीक है। तो आपका जो दिमाग है वो विकसित हो गया होगा। तो आप ही सोचो कि जो इतिहासकार है वो कैसे पता लगाएंगे। आप ही सोचो, आप तो दिमाग लगाओ। तो इतिहासकार जो वो एविडेंस यानी सबूत के तौर पे पता लगाते थे। उनको मान लो कहीं पे मिल गया ये हल के प्रतिरूप मिल गए, जब खुदाई होती है खोज के दौरान, तो उनको हल के प्रतिरूप मिल गए। तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हाँ यहाँ पे हल का होता होगा। उनको मोहरें मिल गई, बाट मिल गए, मनके मिल गए, बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो उनसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो है ना, आज से 5,000 साल पहले ना तो हम थे, ना तो आप थे, और ना इतिहासकार थे। तो जो सबूत होते हैं उसके तौर पे हम इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि इस समय ऐसा होता होगा, ठीक है। तो देखो इतिहास को क्या मिला, एक वृषभ बैल मिला, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो खेत को जोतने के लिए वृषभ बैल यानी कि बैल का प्रयोग करते थे, ठीक है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा के निवासी थे वो खेत को जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, ठीक है। अगला आता है हमारा कृषि औजार, ठीक है। तो देखो लोग लकड़ी के हत्थों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते। देखो लकड़ी का एक हत्था होता था, उसमें एक पत्थर का फलक लगा करके उसका प्रयोग फसल की कटाई में करते हैं। जब मान लो फसल हो गई तो उसको, आज के समय में तो बहुत सारी मशीनें हैं जिससे फसल 2 मिनट में कट जाता है, लेकिन आज प्राचीन समय में तो ऐसा था नहीं। तो उस समय जो है वो पत्थर के फलकों को जो लकड़ी के जो हत्थे होते थे उसमें पत्थर के फलकों यानी लकड़ी के हत्थों पर पत्थर के फलकों को लगाकर फसल की कटाई करते थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिली है, ठीक है।
इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा राजा किसान और नगर, इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें धीरे धीरे लोहे के बारे में पता चलेगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, यानी कि लोहे की जानकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हमारा सिंचाई। देखो सिंचाई किस प्रकार से की जाती थी। तो देखो खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती होगी, जाहिर सी बात है, जिसके लिए नदी, आप ही सोचो जो खेत है उसमें सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल ही पड़ेगी, बिल्कुल सामान्य बात है, जिसके लिए नदी नहर से पानी लिया जाता है। ठीक है, देखो आज के समय में क्या है, ट्यूबवेल है, मोटर है, पंप है, बहुत सारी तकनीकें आ गई है जिससे सिंचाई होती है। लेकिन आधुनिक समय में क्या था, नदी से नहर से पानी लिया जाता था। अफगानिस्तान में एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो इसको, अफगानिस्तान में एक स्थान है सोतुगई। ठीक है, यहाँ से नहरों के सबूत मिले। ठीक है, यानी अफगानिस्तान में एक सोतुगई स्थान है, वहाँ से नहरों के सबूत मिले हैं। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता होगा। धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले। धोलावीरा जो स्थान है गुजरात में है, वहाँ पर जलाशय के प्रमाण मिले। शायद इनका प्रयोग भी कृषि में किया जाता होगा। ठीक है, आप ये समझो, देखो इतिहासकार को क्या हुआ कि अफगानिस्तान में एक सोतुगई से नहर मिल गए, उन्होंने सोचा कि जो हड़प्पा के निवासी होंगे वो इससे ही सिंचाई करते होंगे। फिर धोलावीरा में गुजरात में एक धोलावीरा नाम का स्थल, धोलावीरा से उनको जलाशय मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि जलाशय का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। कुएं मिल गया, उन्होंने सोचा कुएं का इस्तेमाल भी सिंचाई में किया जाता होगा। तो ये कुछ सिंचाई के बारे में था। ठीक है, सिंचाई आप कह सकते हो कि सिंचाई जो नदी के द्वारा की जाती थी, नहर के द्वारा की जाती थी। अफगानिस्तान में सोतुगई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये था हमारा सिंचाई के बारे में। अब आता है हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब बिल्कुल इजी वे में आपको पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो देखो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, पहले इसका हेडिंग समझते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता थी, उसका क्षेत्रीय विस्तार, नहीं यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितने दूर में, कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो त्रिकोण आकार का था। देखो त्रिकोण आकार का, ये देखो आप देख सकते हो, त्रिकोण आकार का हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार था। अब देखो मैंने आप यहाँ पे लिख दिया A, B, C और D। तो A पे क्या है, चूटगैंगडोर, ये पाकिस्तान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी सर मैं आपको मैप में बताता हूँ मैप में क्या है। ठीक है, तो देखो A स्थान क्या हमारा क्या था, चूटगैंगडोर, ये हमारा क्या है पाकिस्तान में। B हमारा क्या था, मांडा जम्मू कश्मीर, हमारा किसमें, बी हमारा मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में। सी था हमारा आलमगीरपुर जो हमारा उत्तर प्रदेश में, और जो हमारा डी था वो था हमारा दैमाबाद जो हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इतने बड़े सोचो आप, सोचो इतने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यता थी। मैं यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये पूरे क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता फैली। सोचो इतनी बड़ी सभ्यता, ये है हमारा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। ठीक है, देखो अब एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार आपने समझा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हड़प्पा सभ्यता थी ना, यहाँ पे ए स्थान है, फिर बी स्थान है, मतलब त्रिकोण के आकार का। ठीक है, देखो त्रिकोण के आकार का हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मैप में मैंने आपको बता दिया, बहुत ये 3 त्रिकोण आकार में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हो कि बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, अब देखो आगे टॉपिक आता है हमारा, कुछ देखो बेसिक बातें हैं वो समझते हैं। तो देखो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको बिल्कुल एकदम रट लेना है इस पॉइंट को कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू, यानी सबसे अनूठा पहलू क्या था, शहरी केंद्रों का विकास। देखो नगरीय सभ्यता का मतलब क्या होता है, देखो जगह दो प्रकार, एक तो होता है हमारा गाँव जिसे हम लोग ग्रामीण भी कह देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है शहर जिसे हम लोग नगरी कह देते हैं, नगर। तो गांव में क्या होता है, आम नॉर्मल जीवन स्तर होता है, लेकिन शहर में अच्छा जीवन स्तर होता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो आप भी सोचो कुछ कारण भी तो होंगे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा नगरीय सभ्यता होने का। तो इसका सबसे पहला जो अनूठा पहलू था वो था शहरी केंद्रों का विकास, यानी जो शहर थे उनका बहुत अच्छी तरह से विकास किया गया था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे अधिक पूरा स्थल मोहनजोदड़ो था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, लेकिन सबसे अधिक जो पूरा स्थल था वो, यानी कि जो सबसे अधिक पूरा स्थल था वो तो क्या था हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो था वो सबसे अधिक पूरा स्थल था। ठीक है, यानी प्राचीन स्थल था। हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा गया है
कि हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम बताओ। तो आपको याद रखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब देखो आता है हमारा पुरास्थल। देखो पुरास्थल क्या होता है वो समझते हैं। देखो पुरास्थल ऐसे स्थलों को कहा जाता है जिस स्थान पर पुराने औजार, बर्तन, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, इमारत तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। देखो पुरास्थल यानी प्राचीन स्थल, जहाँ पे हमें पुराने औजार मिल जाए, पुराने बर्तन मिल जाए, इमारत मिल जाए या कुछ भी अवशेष मिल जाए तो उसको हम पुरास्थल कहते हैं, ठीक है। अब बस्ती देखो, अब समझते हैं बस्ती। देखो बस्ती जो थी वो 2 प्रकार की थी हड़प्पा सभ्यता में। पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर, ठीक है। अब दुर्ग देखो क्या है और निचला शहर क्या है ये समझते हैं। पहले समझते हैं दुर्ग के बारे में। तो देखो दुर्ग क्या था। देखो यह छोटा था, दुर्ग जो है वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है कि दुर्ग और निचला शहर के बारे में बताओ या दुर्ग और निचला शहर में अंतर क्या है। ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में कि दुर्ग के बारे में बताओ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दुर्ग के बारे में क्या क्या है मैं समझाता हूँ। देखो पहला पॉइंट तो बन जाएगा हमारा कि ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचनाओं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, ठीक है। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर जो संरचना बनी थी वो कच्ची ईंटे के चबूतरे बनी थी। अभी कैसे से आप समझाता हूँ। देखो पहले क्या था, कच्ची ईंटे से एक पूरा चबूतरा बना दिया गया ऊंचाई तक, ठीक है। जमीन मान लो यहाँ है, इतना ऊंचा बना दिया, फिर इसके ऊपर मकान को बनाया गया, इसलिए ये ऊंचे थे, ठीक है। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। दुर्ग जो था, दुर्ग को चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी, ठीक है। ये जो दीवार थी इस निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग, जो इसकी संरचना थी उसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता होगा, ठीक है। यानी कि आम लोगों की रहने के लिए जगह नहीं था, यहाँ पे कोई विशिष्ट कार्य, मान लो कोई पूजा पाठ है, कोई भी विशेष कार्य, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये था दुर्ग के बारे में। अब समझते हैं निचला शहर के बारे में। देखो निचला शहर क्या था। तो देखो ऐसा माना जाता है कि निचला शहर में आवासीय भवन थे, यानी कि निचला शहर जो था इसमें आवासीय भवन है कि यहाँ पे लोग रहते थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक क्षेत्रफल में बसा था, बहुत ही ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल में था निचला शहर। निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था, निचला शहर जो था उसको भी दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचो चबूतरे पर बनाया गया था। यहाँ पर कुछ भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। ये चबूतरे नींव का काम करती थी, ठीक है। मैंने वो पहले बताया जो चबूतरे थे वो एक नींव थी, इसके ऊपर भवन को बनाया जाता था, ठीक है। इतने बड़े भवन निर्माण में बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। आप ही सोचो इतना बड़ा भवन निर्माण हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा मजदूर जो थे वो लेबर थी उसकी आवश्यकता पड़ी होगी, ठीक है। ये था हमारा निचला शहर के बारे में। अब देखो हमारा एक टॉपिक आता है माल गोदाम, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो माल गोदाम का मतलब क्या होता है। माल यानी सामान, गोदाम यानी एक तरह से गोदाम। तो देखो माल गोदाम का अर्थ होता है ऐसा गोदाम जिसमें किसी भी वस्तु का भंडारण यानी स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु है उसको हम स्टोर करके किसी स्थान पर रखते हैं तो उसको हम कहते हैं माल गोदाम, ठीक है। उसको हम कहते हैं माल गोदाम, ठीक है। माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंटों से बना था। उसका जो देखो माल गोदाम में कुछ इस प्रकार का था। देखो इसका जो नीचे का हिस्सा था ना वो ईंटों से बना था। किससे बना था तो हम कहेंगे ईंटों से बना था, ठीक है। और इसके साक्ष्य मिले, ठीक है। नीचे माल गोदाम का जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बना था और इसके साक्ष्य भी मिल गए, ठीक है। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा था वो नष्ट हो गया। संभवतः ये लकड़ी का बना होगा, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ ऊपर का हिस्सा जो इतने समय तक नहीं टिक पाया और वो नष्ट हो गया, ठीक है। यानी जो लकड़ी का जो हिस्सा था ऊपर का वो इतने समय तक नहीं टिक पाया होगा इसलिए वो नष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। यानी माल गोदाम के बारे में ये आप समझ लो कि माल गोदाम का अर्थ यही है कि जहाँ ऐसा गोदाम जिसमें किसी वस्तु का भंडारण यानी किसी वस्तु को स्टोर करके रखना, ठीक है। और माल गोदाम को मैंने आपको बता दिया इसका जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बनाया गया था और इसके साक्ष्य भी मिल गए। लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा था ना वो नष्ट हो गया क्योंकि ये लकड़ी का बना होगा, ठीक है। इतिहासकार मानते हैं कि ऊपर का हिस्सा लकड़ी का बना होगा जो इतने लंबे समय तक नहीं चल पाया होगा और वो नष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर का जो पार्ट 1 था ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 2, इसके बाद इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें ये चैप्टर जो है मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। फिर अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो हम नया कोई वीडियो डालेंगे और जब आप बेल आइकन पर क्लिक कर दोगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास बहुत सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ठीक है। और कमेंट में ना अपना फीडबैक जरूर बताएं, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा। जरूर एक बार कमेंट में फीडबैक अपना जरूर बताएं, ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।